So hello and hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Kalam PCS and in this video we'll discuss about G20. ठीक है, और ये जो आपका सीरीज चल रहा है दिस इज फॉर 69th बीपीएससी मेंस. ठीक है, 69 बीपीएससी मेंस का जो करंट अफेयर वाला सेक्शन आता है उसके लिए चल रहा है. तो वी हैड प्रॉमिस्ड यू ऑल कि हम कवर करने वाले हैं आपका कंप्लीट करंट अफेयर और जो आईआर वाला पोर्शन है 3 से 4 वीडियोस में. ठीक है, तो ये तीसरी वीडियो है इन द सीरीज और आज हम G20 डिस्कस करेंगे. G20 अहम क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 69 बीपीएससी के लिए. 69 बीपीएससी होता है या कोई और भी जो है एग्जाम, लेट्स से फॉर यूपीएससी 2024 मेंस है, उसके लिए भी ये जो टॉपिक ऑफ G20 है उतना ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि G20 का प्रेसिडेंट कौन है 2023 का? इंडिया है. 18th जो है प्रेसिडेंसी है वो प्रेसिडेंट है 18 प्रेसिडेंसी का इंडिया है. तो 1 दिसंबर 2022 को डिक्लेयर किया गया था. ठीक है, तो इंडिया प्रेसिडेंट. उसके साथ ही कई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं G20 में जो इसको काफी अहम बना देते हैं. एक तो दिल्ली डिक्लेरेशन है. दिल्ली डिक्लेरेशन ऐसे मुद्दों पे बात करता है जो ग्लोबली जो है, जो या तो बोलिए ग्लोबली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं उन पे काफी ढेर सारे बातें हुई, ढेर सारे अग्रीमेंट्स हुई, ढेर सारे चर्चाएं हुई. तो उनको वन बाय वन देखेंगे कि ठीक है दिल्ली डिक्लेरेशन की पूरी डिटेल क्या है. उसके साथ कुछ और भी चीजें जो है अदर आउटकम्स भी आए हैं. ठीक है, तो G20 एक बड़ा G20 का जो है दिल्ली डिक्लेरेशन में नंबर ऑफ आउटकम्स पे बात की गई. उसके साथ कुछ अदर आउटकम्स पे भी डिस्कशन हुआ और इन सारों को, सारी जो आउटकम्स हैं, सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, इनको पायनियर कौन कर रहा है? तो इंडिया कर रहा है. इसलिए काफी अहम हो जाता है. और दूसरा सबसे अहम मुद्दा है वो है आपका अफ्रीकन यूनियन का इंसर्शन इन द ग्रुप ऑफ G20. ठीक है, अभी तक जो 19 मेंबर्स प्लस आपका यूरोपियन यूनियन ईयू विद 28 कंट्रीज. ठीक है, ये G20 का 19 प्लस ईयू. ठीक है, ये G20 के मेंबर्स थे, मेंबर कंट्रीज थे. ये अराउंड जो है कितना 65% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द लैंड एरिया कवर करते थे वर्ल्ड का. ठीक है, इतने. ठीक है, अभी 55 कंट्रीज के साथ अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है इसमें. ठीक है, साउथ अफ्रीका था. ठीक है, लेकिन 54 मान लीजिए. ठीक है, तो 55 कंट्रीज के साथ अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ. सोचिए इसकी पोजीशन क्या हो गई G20 की. दूसरा चीज, अफ्रीकन यूनियन का ऐड होने का मतलब जो साउथ साउथ कॉपरेशन है, जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा बार बार जो है हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया को कहा जाता है, उसके उस दृष्टि से भी ये काफी अहम और इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो द मैटर ऑफ ग्लोबल साउथ वो हमेशा से यूपीएससी और अदर जो स्टेट पीएससी मेंस में एग्जाम आते हैं, क्योंकि स्टेट पीएससी में आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो यूपीएससी को फॉलो करते हैं और बीपीएससी ने तो अपना गजब का ट्रेंड चेंज किया है. वो क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे पूछ रहे हैं. तो ग्लोबल साउथ वाला मुद्दा इंपॉर्टेंट है और अफ्रीकन यूनियन का इंसर्शन हुआ है, इसलिए वो मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो आज हम ग्लोबल साउथ के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक को छोड़ के बाकी जितने भी मुद्दों पे बात हुई है G20 में, इस मीटिंग में, दिल्ली डिक्लेरेशन में, सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे. ठीक है, अगली वीडियो में हम ग्लोबल साउथ पे बात करेंगे क्या क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन एक जो है आपको मॉडल क्वेश्चन दिया जाएगा. ठीक है, वो आपको लिख के जो है आप जो है यहाँ पे कलाम आईएएस के जो वो है व्हाट्सएप नंबर है, कलाम आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, उस पर सेंड कर सकते हैं. एक बार हम लोग रिव्यू कर लेंगे. ठीक है, कि जो लोग मेंस लिख रहे हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे. बाकी जो है ये आपका. ठीक है, तो हाँ, बाकी जो है आपका ग्लोबल साउथ या साउथ साउथ कॉपरेशन वाला मुद्दा हम अगली वीडियो में डील करेंगे. आप हम सिर्फ G20 पे फोकस करेंगे. तो लेट्स बिगन विद द G20. तो G20 की जो 18th मीटिंग है, प्रेसिडेंसी 18th प्रेसिडेंसी है, उसको स्टार्ट करने से पहले G20 का स्ट्रक्चर और बेसिक डिटेल्स G20 के बारे में जानना अहम हो जाता है. क्यों अहम हो जाता है? क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन, जब आप G20 को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बारे में तो कुछ क्रूड फैक्ट तो लिखेंगे. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए अहम हो जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो G20 इज ग्रुप ऑफ 21 19 कंट्रीज प्लस 2 other organizations. One is EU and another is AU, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन. यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं? यूरोपियन यूनियन में 27 या 28 मेंबर है. एक बार करेक्ट लिख लीजिए. ब्रेक्सिट के बाद शायद 27 हो गए थे, फिर कोई नया इंसर्शन हुआ है तो 28 फिर से हो गए. ठीक है, बाकी आपका जो एयू है इसमें 55 मेंबर्स हैं. तो ग्रुपिंग काफी बड़ी हो गई है, डेटाज भी चेंज हुए हैं, लेकिन आप लोग
पहले का डेटा लिख सकते हो कि क्या जो कितना जीडीपी वो कंट्रीब्यूट करता है, कितना पॉपुलेशन, वो पहले का डेटा या अफ्रीकन यूनियन का या अफ्रीका कंटिनेंट का आप एरिया देख के वो लमसम में एक निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देख लिया 1999 में फॉर्म हुआ। तो 1999 में क्यों फॉर्म हुआ? तो 1999 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उसके रिस्पॉन्स में इसका फॉर्मेशन हुआ। ग्रेट एशियन जो है क्राइसिस भी उसी समय चल रही थी। ठीक है, और क्यूबन जो है क्राइसिस भी, क्यूबन नहीं सॉरी, ग्रेट एशियन क्राइसिस और वर्ल्ड वाइड क्राइसिस भी चल रही थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस, उसके रिस्पॉन्स में फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन में किसका योगदान है? तो जो चेयरमैन थे G7 ग्रुप के, उनके इनिशिएटिव पे इसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, कंप्राइजेस 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बार का प्रेसिडेंट कौन है G20 का? इंडिया है। भारत जो है, भारत टर्म भी काफी मुद्दे में है, तो इस पे भी क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जा सकता है। जो भारत वाला कंट्रोवर्सी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया है आपका G20 2023 का प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब पृथ्वी एंड कुटुंब मतलब परिवार। पूरा अर्थ जो है वो एक परिवार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरे वर्ल्ड को एज ए फैमिली ट्रीट करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, सोशल एनरिचमेंट सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो यही एक मेन मोटो है इंडिया का G20 के लोगों को देने का। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा मोटा, कि ये अगर 7 नंबर का क्वेश्चन लेट से पूछ ही लिया कि ये वसुधैव कुटुंबकम क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो उस पे जो है आपको हो सकता है कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन इस इन लाइन पे हो सकता है पूछ ले। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है G20 का? तो यही डेटाज हैं। ठीक है, तो क्या है? रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, क्योंकि कौन कौन है? रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, मेजर सारी कंट्रीज जो हैं आपकी इसमें कवर्ड हैं। ठीक है, तो कौन कैसे हैं? इनकम्पासेस इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशंस। तो काफी बच्चों को देखा है हमने कि वो या तो डेवलपिंग नेशंस लिख देंगे या डेवलप्ड नेशंस लिख देते हैं। लेकिन ये जो G20 का ग्रुप है ये किसको जो है कंप्राइज करता है, इनकम्पास करता है? तो इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशंस को। ये ध्यान दीजिएगा, डेवलप्ड नेशन आपको नहीं लिखना है। इट इज नॉट ग्रुप ऑफ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। चलिए, अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। ये अब बढ़ी जाएगा। एंड 75 to 80% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज तो सारी आपको दिखी जाएंगी इसमें। अभी ये वाला पोर्शन भी, इतना बड़ा पोर्शन इसका इंक्लूड होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये कहीं 99% पे ना पहुंच जाए वो चीज। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 65, तो ये बढ़ गया होगा अराउंड 80% के आसपास। इसको डेटा में लिख सकते हैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड 80%, वर्ल्ड इकोनॉमी 84%, वर्ल्ड कार्बन एमिशन कितना? 79% ऑफ द कार्बन एमिशन सिर्फ G20 मेंबर कंट्रीज से आती है। ठीक है, तो ये जो है इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है G20 मेंबर कंट्रीज का। तो इनके बीच में कोई भी पैक्ट एग्रीमेंट होता है किसी चीज को, लेट्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या बायोफ्यूल के ऊपर हो गया, तो वो काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ना। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कितना लंबा शेयर ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, क्या है ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ G20? ग्लोबल इंपैक्ट क्या है? ठीक है, तो 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, मोर देन 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन प्लस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, जितनी कंट्रीज आती हैं, तो ये इसका ग्लोबल इंपैक्ट है। तो इस ग्लोबल इंपैक्ट या ग्लोबल वो कह सकते हैं कि अगर इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव आउटकम आते हैं, तो वो कितने एरिया को, कितने पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगा, ये बात है। चलिए, एनुअल कन्वेंशंस कब से हो रहे हैं? तो फॉर्मेशन तो हुआ 1999 में, बट जो लगातार एनुअल कन्वेंशंस हो रहे हैं वो 2008 से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंस 2008 एनुअल समिट्स हैव बीन हेल्ड। ठीक है, उससे पहले क्या था सीन? तो इसमें पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन रहते हैं? तो मेंबर्स हेड ऑफ ईच गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अलग अलग मीटिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की अलग मीटिंग हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर्स की अलग मीटिंग हो गई, अलग अलग वो तरह से हाई रैंकिंग ऑफिशियल। तो आप देख रहे हैं मैक्सिकन पेसो क्राइसिस हुआ था 1994 में। कौन सा क्राइसिस? मैक्सिकन पेसो क्राइसिस। ठीक, 1994 में। जुलाई 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था।
ठीक है। अप्रैल 1999 में पॉल मार्टिन और लैरी समर्स ने डिसाइड किया टू क्रिएट G20 इन वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कब? अप्रैल 1999 में। ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 99 का, और 15-16 दिसंबर 1999 को इनॉग्रेल सेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट मीट करता है, कहाँ पे? बर्लिन में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है G20 का, और 2001 में G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है। 2008 में वॉशिंगटन समिट बिकम द फर्स्ट G20 मीट एट लीडर्स लेवल पे, लीडर टू लीडर मीट। ठीक है, मतलब ग्रुप कंट्री हेड के, ये कह दीजिए कंट्री हेड। ठीक है, पहली समिट 2008 वाली थी। ठीक है, और 2009 में G20 डिक्लेयर करता है अपने आप को क्या? प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। क्या है? प्रीमियर फोरम फॉर, तो आप एक आपका इंट्रोडक्शन की लाइन मिल गई कि G20 इज अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉपरेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो ये अहम बात रही G20 के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो यूरोपियन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ G20, वो बात कर ही लिए। और यू किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कौन रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन यूनियन को? तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करता है G20 में यूरोपियन यूनियन को। ये ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, एक आध पॉइंट डाला जा सकता है। ठीक है, तो 18 जो समिट है वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, इंडिया प्रेसिडेंट है, लेकिन 18 समिट पूछा गया G20 का कहाँ हुई? तो न्यू दिल्ली में। कब? 9 और 10 सितंबर 2023 को, 9 एंड 10 सितंबर 2023। फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड द G20 लीडर समिट। पहली बार इंडिया G20 लीडर समिट होस्ट कर रहा है, और थीम है वसुधैव कुटुंबकम। उसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अचीवमेंट G20 लीडर्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। G20 का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था, जब इन्होंने ये मीटिंग ली 9 से 10 दिसंबर 9 और 10 सितंबर को 2023 में G20 की लीडर्स लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जो है एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, दैट इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या पॉइंट है? तो यूनानिमस कंसेंसस बना है ऑन डाइवर्स ग्लोबल इश्यूज लाइक रशिया यूक्रेन टेंशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी, और ग्लोबल बायोफिल, या और यहाँ पे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको भी वर्ल्ड बैंक ने काफी सराहा है। ठीक है, और वो उसको G20 पूरे G20 मेंबर कंट्रीज के साथ उसको साझा करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, और क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रशिया यूक्रेन टेंशन को खत्म करना, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा पे बातें हो गई। और यही बातें जो आपका क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का मेन थीम्स हैं। ठीक है, तो अगर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूरा नहीं आ रहा है तो ये 3-4 पॉइंट भी डाल देंगे, तो दैट विल बी मोर देन सफाइस। ठीक है, बाकी देख लेते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यूक्रेन वॉर एंड सिक्योरिटी पे क्या कहा गया G20 में? तो कि एडहर करना है टू यूएन चार्टर। ठीक है, यूएन चार्टर। ठीक है, एंड डिस्करेज करना है क्या? थ्रेट्स एंड फोर्स को। ठीक है, थ्रेट्स मतलब थ्रेट्स और फोर्स को वो डिस्करेज करना है, और यूएन चार्टर के हिसाब से सारे मेंबर कंट्रीज को जो है पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। अर्जेंट कॉल फॉर अनइम्पेडेड ग्रेन, ठीक है, फूड एंड फर्टिलाइजर डिलीवरीज फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। आप सबको पता होगा कि रशिया यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ा सप्लायर है, बहुत बड़ा सप्लायर है किसका? फूड ग्रेन्स का और फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से कई जगह फूड सिक्योरिटी इश्यूज, वर्ल्ड वाइड फूड सिक्योरिटी इश्यूज और एनर्जी इश्यूज, एनर्जी एंड फर्टिलाइजर इश्यूज आने लगे, क्योंकि यहाँ से जो है ऑयल इंपोर्ट भी, एडिबल ऑयल का भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन और रशिया। ठीक है, तो इंडिया में ऑयल के प्राइसेस बैक देन इन 2022 बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन था ये रशिया यूक्रेन वॉर। 200-250 के आसपास जो तेल की कीमतें चली गई थी, क्योंकि पाम ऑयल आता है इंडोनेशिया से, वहां पे भी काफी जो है लोकल डिमांड बढ़ गई थी, लोकल डिमांड की प्रोडक्शन वो नहीं हुआ। ठीक है, बाकी जो आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन है, वहां से सनफ्लावर ऑयल ऑयल आता है जो है, वहां पे भी ऐसी दिक्कतें थी कि जो है प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, ड्रॉट एरिया था, जो है ड्रॉट हुआ था, और यहाँ पे वॉर की वजह से जो है एडिबल ऑयल की सप्लाई रुकी थी।
ठीक है। तो यूक्रेन और वॉर और सिक्योरिटी के ऊपर जो है बातें की गई कि एडहर करना है, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस मेंटेन करके रखना है, यूएन चार्टर को फॉलो करना है, डिस्करेज करना है फोर्स एंड थ्रेट्स को। ठीक है, ये सारी बातें की गई। इंडिया ने बहुत खुल के जो है अपना वो नहीं रखा था अब तक, लेकिन यहाँ पे देखने से इंडिया का व्यू काफी क्लियर होता है। जो पंचशील नाम वाला इनका जो एजेंडा है कि ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर हट के चीजों की बात करें। पंचशील नाम में भी यही है। ठीक है, नाम में भी कोर कॉन्सेप्ट तो यही है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वर्ल्ड वाइज को मेंटेन करना है। इसी वजह से जो है मेन सिद्धांत नाम का तो यही है ना, मेन मोटो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? जेंडर इक्वलिटी और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। कैसे? क्रिएशन ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। वर्किंग ग्रुप बनाना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, हर कंट्रीज में। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्किंग ग्रुप क्रिएट करना है, हंगर एलिमिनेशन करना है, एड्रेस करना है कमोडिटी एंड प्राइजेस को, लाइक ग्रेन्स एंड ऑल, फेयर ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रमोट करना है। ठीक है, तो जेंडर इक्वलिटी और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। अदर क्या है? इकोनॉमिक और मार्केट में क्या है? कमिटमेंट टू इक्विटेबल ग्रोथ, प्रोटेक्टिंग वनरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल्स एंड एमएसएमईज, दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ, लाइक जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है और भी चीजें नहीं है, तो इनका जो है इन सुविधाओं से जोड़ना एसएमईज को और एमएसएमईज को और इंडिविजुअल्स को। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि इंडिया लीडर निकल के आया है, तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, इसको काफी सराहा है। ठीक है, प्रेज किया है। वर्ल्ड बैंक हैज प्रेज्ड द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, और कहा कि इसको वर्ल्ड वाइड लागू करने की जरूरत है। इस तरह का मॉडल इंडिया को बोला है कि इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ग्लोबल वैल्यू चेन फ्रेमवर्क और कमिटमेंट टू इंटरनेशनल टैक्स पैकेजेस को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए मतलब एफटीए की तरफ जाने की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज पे क्या है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ज्वाइंट रोड मैप क्रिएट करना है क्रिप्टो असेट पॉलिसी और रेगुलेशन के लिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में कहीं पे लीगलाइज है, कहीं पे नहीं लीगलाइज है। जैसे अभी हमने सीबीडीसी लेके आए हम। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक का जिसको बैकिंग है। बाकी अदर जो है ब्लॉकचेन जो करेंसीज हैं वो इनवैलिड है, अभी मान्यता प्राप्त नहीं है इंडिया में। ठीक है, और बहुत सी सारी कंट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। दिक्कतें का मतलब टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो उन चीजों को कर्व करने के लिए ज्वाइंट रोड मैप क्रिएट करना है क्रिप्टो असेट पॉलिसी और रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी बनाना है फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और किसको जो है रोल मॉडल मान जाना है? किसको फॉलो करना है इसमें? इंडिया को, इंडिया एज ए रोल मॉडल। ठीक है, इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और वर्ल्ड बैंक हैज प्रेज्ड इट। ठीक है, एक्सेलरेटेड फेज डाउन ऑफ अनवेटेड कोल पावर। ठीक है, और किसके? आरई की तरफ जाना है, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है। ठीक है, प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्रोथ के लिए। ट्रिपल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करना है बाई 2030, 2030 तक। जो अभी कैपेसिटी है ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, उसको 2030 तक 3 गुना करना है, ट्रिपल करना है, विद यूएसडी 6 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट। 6 ट्रिलियन यूएसडी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये कौन फाइनेंस करेगा? तो डेवलप्ड कंट्री फाइनेंस करेंगी इन डेवलपिंग नेशन। ठीक है, चलिए एम्बिशियस क्लाइमेट फाइनेंस गोल को अचीव करना है, सारा मुद्दा यही। अगला क्या है? ग्लोबल डेट और हेल्थ कमिटमेंट्स को पूरा करना है। कैसे? एड्रेसिंग डेट वल्नरेबिलिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो ट्रैप में फंसी हुई हैं डेवलपिंग कंट्रीज डेट में, उनको कहीं ना कहीं से फाइनेंस करके उससे उबर उठाना है। स्विफ्ट डेट ट्रीटमेंट कंक्लूजन फॉर इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया में काफी ज्यादा दिक्कत आई थी, तो स्विफ्ट डेट ट्रीटमेंट ऑफ इथोपिया एक एग्जाम्पल की तरह से इसको लिया जा रहा है। और ये, और जहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज है उनको ट्रीट करना है। स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, क्लाइमेट रिजिलियंट हेल्थ केयर और वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच जो इंडिया का है। ठीक है, इसको वर्ल्ड वाइड G20 कंट्रीज में इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। और क्या है? एग्रीकल्चरल ट्रांसपेरेंसी और बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स।
क्या है ये एग्रीकल्चरल ट्रांसपेरेंसी? तो दो नाम आएगा, AMIS एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, और जियोग्लैम जियो ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग इनिशिएटिव फॉर मार्केट ट्रांसपेरेंसी। AMIS जो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस लॉन्च्ड इन 2011 enhances food market transparency and policy responses for food security। ठीक है, तो जो फूड मार्केट की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। जियोग्लैम क्या है? विद रूट्स इन फ्रेंच G20 प्रेसिडेंसी में ये लॉन्च किया गया था जियोग्लैम, यानी जियो ग्लोबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग इनिशिएटिव 2011 में। ठीक है, ऑफर्स ग्लोबल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, बेसिकली चार जो मेन क्रॉप्स है इन पे इनका ज्यादा वो फोकस है, फॉर मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड फूड सिक्योरिटी। इंडिया लेड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो GBA है इंडिया का, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया अलायंस सपोर्टिंग PM जीवन योजना एंड अदर्स लाइक सतत और गोवर्धन स्कीम। इनको फॉलो करके ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो इंडिया का है, इंडिया ने लॉन्च किया है अभी G20 वाले प्रेसिडेंसी में, इसको सपोर्ट एंड फॉलो करना है। ठीक है, तो ये है। UNSC में रिफॉर्म करने की बात की गई, क्योंकि अभी ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है, और ज्यादा आपका AU भी जुड़ चुका है, बाकी साउथ अफ्रीका की भी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका की भी कंट्रीज हैं, इंडिया है ही साउथ कंट्री। ठीक है, तो UNSC में रिफॉर्म करना है परमानेंट मेंबर को बढ़ाने के लिए, तो G20 हिस्टोरिक अग्रीमेंट ऑन UNGA 75(1) UNSC रिफॉर्म, इसको लेके आना है। ठीक है, मतलब मेंबर जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी संख्या बढ़ाने की, और इंडिया के मेंबरशिप की बात की जा रही है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो राज्य जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स। चलिए, तो ये आपका रहा जो है पूरा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के पॉइंट। ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। अदर आउटकम्स क्या क्या हैं वो भी एक बार इन ब्रीफ और इन डिटेल देख लेते हैं, अदर आउटकम्स क्या हुए। ठीक है, तो हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देख लिया, और G20 जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको ढंग से देखा जाना, क्या है क्या नहीं है। अभी जो अदर मेजर आउटकम्स ड्यूरिंग दिल्ली समिट, दिल्ली वो G20 समिट इन दिल्ली, ठीक है, प्रेसिडेंट जो लिए गए उन पे भी थोड़ा से बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है एडमिटेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो G21 हो गया, अभी 20 नहीं रह गया। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का एडमिटेंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, इंडिया लेड इनिशिएटिव है, ये प्रमोट करता है बायोफ्यूल ग्लोबली, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज एग्जिस्टिंग बायोफ्यूल प्रोग्राम। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बेसिकली ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए ये जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और क्या है, तो ये माना जा रहा है कि ये BRI को क्या वो करेगा, काउंटर करेगा। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको ये काउंटर करेगा। अ सिग्निफिकेंट infrastructure project connecting India, the Middle East, Europe, aiming to provide an alternative to China's Belt Road Initiative। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, किसको किसको कनेक्ट करेगा, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप। ठीक है, और किसके लिए एक अल्टरनेटिव है, जैसे BRI है, क्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको वो काउंटर करने के लिए है माना जा रहा है। इंडिया मर्कसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और ये कब आया था, 2009 में आया था। ठीक है, फाइनली 2009 में आया था इंडिया मर्कसर PTA प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, 2004 में साइन हुआ था, was signed in 2004 and came into effect in 2009। इसको क्या बोल रहे हैं, कोलैबोरेशन इसमें और बढ़ाना है, एक्सपैंड इकोनॉमिक टाइज थ्रू द इंडिया मर्कसर PTA। व्हाट इज मर्कसर एग्जैक्टली? ठीक है, एनीवन? ठीक है, तो मर्कसर, ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। मर्कसर क्या है, मर्कसर जो है, जो आपका जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इनकी ग्रुपिंग है। ठीक है, मर्कसर। ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, और चौथे का नाम आपको मैंने बताइए। ठीक है, तो मर्कसर है, इनके साथ ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको और बूस्ट करने की बात की जा रही। ठीक है, तो ये 4 मुद्दों पे और बातें। ठीक है, एक वन बाय वन कहते हैं। तो एडमिटेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात की जा रही है। पहले जानते हैं कि अफ्रीकन यूनियन है क्या, उसके बाद क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। ठीक है, नुकसान तो नहीं होंगे, फायदे ही होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या सिग्निफिकेंस होगा शामिल करने का
अफ्रीकन यूनियन को इन G20? वो सारी चीजें देखते हैं वन बाय वन। पहले अफ्रीकन यूनियन के बारे में जानते हैं। क्या है ये? कंटिनेंटल बॉडी है कंप्राइजिंग 55 मेंबर स्टेट अक्रॉस अफ्रीका। 55 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? तो ये 6 जोन्स में, 5 जोन्स में डिवाइडेड है, 6 रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। 2002 में स्टैब्लिश हुआ, सक्सीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है। इसको मदर ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो आप अफ्रीकन यूनियन का, ठीक है। तो उसको हटा के ये अफ्रीकन यूनियन बनाया गया 2002 में। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है, ये 1963 में ही फॉर्म किया गया था, 1963 में। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यूनिटी, कॉपरेशन, डेवलपमेंट अमंग अफ्रीकन नेशंस को प्रमोट करना, ठीक है। यूनिटी, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। किस फील्ड में? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सारी फील्ड्स में, ठीक है। एडवांस अफ्रीकाज इंटरेस्ट ग्लोबली, ठीक है। स्ट्रेंथन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज बची हुई हैं और मोस्ट पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका कई कंट्रीज। विजन क्या है? इनविजन द इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका, ठीक है। ये विजन, तो ये 6 रीजन्स हैं, एक बार आप देख सकते हो। तो पूरा का पूरा अफ्रीका ही आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स क्या है? अफ्रीकन यूनियन की एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स क्या है? तो हेडक्वार्टर है अदियस अबाबा में, अदियस अबाबा इथोपिया में। अच्छा ये बताइए, कोई इन्वायरमेंटल ग्रुप है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है इथोपिया में वो है आपका हेडक्वार्टर? कमेंट में बताइए कौन सा है, ठीक है। हेडक्वार्टर इन इथोपिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर इन इथोपिया। अभी स्ट्रक्चर बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें 4 मेन बॉडीज हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक तो असेंबली है, और ये क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और रोटेशन वाइज वो चेंज होते रहते हैं, जो चेयरमैन होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जैसे यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जिस तरह से काम करती है उसी तरह से है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंप्राइजेस फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स, हैंडल्स पॉलिसी मैटर्स एंड एडवाइजेस द असेंबली। तो असेंबली को एडवाइज करता है, और फॉरेन अफेयर मैटर, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर हैं, उनको वो करता है, पॉलिसी मैटर्स को हैंडल करता है। एयू कमीशन क्या काम है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग, असेंबली डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लेकिन एयू कमीशन क्या है? अफ्रीकन यूनियन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है, और अदियस अबाबा में हेडक्वार्टर्ड है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस विच वर टेकन बाई असेंबली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस विच वर टेकन बाई असेंबली। एंड थर्ड एंड लास्ट, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज सेम एज यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वही काम है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल का, इंश्योर्स पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द कंटिनेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ठीक है। क्या है? तो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है। एयू इनकरेजेस एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजंस इन सिविल सोसाइटी। पैन अफ्रीका पार्लियामेंट है, प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल कल्चरल काउंसिल है, जैसे यूएन की है, ठीक है। उसी तरह से फैसिलिटेट इंगेजमेंट इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और क्या है विजन और गोल क्या है इनका? रियलाइजिंग एन इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका, ये इनका विजन है। और अचीविंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोहेजन इज द गोल ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। की टेकअवेज क्या है? तो एयूज फाउंडेशनल प्रिंसिपल रिवॉल्व अराउंड यूनिटी, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ध्यान दीजिएगा। विद इन अफ्रीका, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंश्योर्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज डिसीजंस, कमिटमेंट टू पीस एंड सिक्योरिटी, रिफ्लेक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू अफ्रीकाज एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये की टेकअवेज हैं जो आपको, जिसको आप कॉन्क्लूजन कह सकते हैं, कॉन्क्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है? अगर अफ्रीकन यूनियन पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। तो इसके बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो इम्पैक्ट क्या है? तो G20 लीडर्स कलेक्टिवली अग्रीड टू मेक अफ्रीकन यूनियन एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20, ठीक है। एंड सिग्निफाइज अ सिग्निफिकेंट मूव टू इनहांस रिप्रेजेंटेशन फॉर डेवलपिंग नेशन। तो डेवलपिंग नेशन का रिप्रेजेंटेशन अभी क्या है? G20 में बढ़ गया, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशन, इनको ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। तो डेवलपिंग नेशन का रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है किसमें? G20 में, क्योंकि 55 कंट्रीज तो एक साथ यहाँ से आ जा रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ
इंक्लूजन क्या है? तो रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड, फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ये पहला इम्पैक्ट तो आप ये लिख सकते हो कि इट विल रीशेप द ग्लोबल ट्रेड, फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे? AU's membership introduces an opportunity to reshape global trade, finance, and investment strategies, aims to address historical imbalances, create a more inclusive global economic landscape. Aims to address historical imbalance मतलब वो आपका किसकी बात कर रहे हैं? The imbalance which were happened during colonial time. ठीक है, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं हम लोग ना, किस जो आपका डेवलपिंग नेशंस की मेंबरशिप बढ़ रही है, ठीक है, और ग्लोबल साउथ इंडिया वगैरह सारे ग्लोबल साउथ के ही, ठीक है। तो ये दो चीजों को कैटर करेगा, ठीक है, इसका इंक्लूजन जो है इस चीजों को एड्रेस करेगा, जो जो हिस्टोरिक जो इनजस्टिस हुआ है उस चीज को कहीं ना कहीं ऊपर उभार के ले आएगा, मतलब उनके साथ न्याय या जस्टिस करेगा। ग्रेटर वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये वाला मुद्दा हम कह रहे थे। दूसरे पॉइंट में ये लिख सकते हो आप, जो सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट, the inclusion of African Union amplifies the voice of the global south within the G20। ठीक है, और इंडिया तो लीडर ही है ग्लोबल साउथ का, provides a platform for addressing the unique challenges faced by African nations and other developing economies। Recognition of African interest and perspective कैसे करेगा? AU's inclusion ensures that African interest and perspective are acknowledged and considered in G20 discussion। अब तक नहीं होता था, अब तो परमानेंट मेंबर है भाई। प्रमोट डाइवर्सिटी एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इशू। ठीक है, क्योंकि जितना डाइवर्स होगा उतने ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जितनी छोटी चीज डिस्कशन जितना छोटा होगा, हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से वो नहीं सही हो। ठीक है, आपके लिए कोल जो है वो बेनिफिशियल, ठीक है, ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा टाइम डेवलपिंग नेशंस को मिलता भी है, जैसे नेट जीरो टारगेट्स, तो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग उसके लिए अलग अलग डेट्स लिखी गई हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज भी तो होना चाहिए कि हाँ दिस इज हार्मफुल, जो इसको आपको फेज आउट करना है। तो ये लार्जर पर्सपेक्टिव तब मिलेगा जब लार्जर ऑडियंस होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉइंट यहाँ से आपका निकल के आता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ AU's मेंबरशिप क्या है? रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी। तो रिप्रेजेंटेशन क्या बढ़ गया, और डेवलपिंग नेशन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। साउथ नेशन, साउथ ग्लोबल साउथ की बात कर लेंगे, दो पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं। तो इनहेंसेस रिप्रेजेंटेशन फॉर अफ्रीकन नेशंस कंट्रीब्यूटिंग टू मोर बैलेंस्ड G20। ठीक है, अभी तक एक पूरा का पूरा कंटिनेंट ही गायब था, इस यहाँ से आपका अफ्रीका कंटिनेंट से सिर्फ एक कंट्री आती थी। रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं। ठीक है, अभी ये पूरा बैलेंस्ड जो है इंस्टीट्यूशन बन चुका है। अभी अफ्रीका का जो नहीं था, मरकसर वाले कुछ तो आते ही थे साउथ अमेरिका से, लेकिन अफ्रीका बिल्कुल गायब ही था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पॉलिसी डिस्कशन। ठीक है, AU's presence broadens the scope of policy discussion within the G20, encourages the incorporation of diverse viewpoint for more effective decision making। ठीक है, डाइवर्स व्यू पॉइंट एक उभर के सामने आएगा और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में इट विल हेल्पफुल फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ग्लोबल डिप्लोमेसी और कोलैबोरेशन में EU's परमानेंट मेंबरशिप फॉस्टर स्ट्रॉन्गर ग्लोबल डिप्लोमेटिक टाइज एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज और कोलैबोरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, और स्ट्रेंथन पार्टनरशिप बिटवीन G20 एंड अफ्रीकन नेशंस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज है ना अफ्रीका में भाई, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब आसानी से उन पे डिस्कशन हो सकते हैं। इंपावरिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है। एक पॉइंट ये भी होता है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इन अफ्रीकन कंटिनेंट बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, तो उसको भी कैटर किया जा सकता है। ठीक है, a step towards empowering developing economies by providing them with a more influential role in shaping global economic policies। ठीक है, नाउ दे आर द बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, बोर्ड मेंबर्स की तरफ से काम करेंगे ना 55 नेशंस, बैठ के अपना डिसीजंस ले सकेंगे, उनके वॉइसेस का व्यू पॉइंट होगा। ठीक है, उनको जो है वॉइसेस को सुना जाएगा। ठीक है, तो दे हैड देयर वॉइसेस, ठीक है, इन ग्लोबल फोरम लाइक G20, जहां पे मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इस समय परफॉर्म होगा। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन ऑन द इश्यूज लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये कुछ फ्यूचर इंप्लीकेशंस है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एडमिशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन टू द G20 मार्क्स अ हिस्टोरिक स्टेप, रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट टू मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड कोऑपरेटिव ग्लोबल गवर्नमेंट सिस्टम। तो पॉइंट्स वही हैं। ठीक है, चाहे इम्पैक्ट की बात कर लीजिए चाहे सिग्निफिकेंस में सिमिलर पॉइंट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दूसरा जो है पॉइंट, जो ग्लोबल बायोफ्यूल
अलायंस है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है प्रमोटिंग बायोफ्यूल्स इन द एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसका एम क्या है? टू यूनाइट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट क्या है? तो पोजीशंस बायोफ्यूल एज द की एनर्जी ट्रांजिशन कंपोनेंट। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और क्या है? एक्सेलरेट इंडियाज बायोफ्यूल प्रोग्राम्स, पीएम जीवन योजना, सतत और गोवर्धन को, क्योंकि ये अब वर्ल्ड वाइड देखे जाएंगे ना, इनको एज एन मॉडल टेक किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो है प्रोग्राम अदर कंट्रीज में भी लॉन्च होंगे। ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो प्रिडिक्ट किया है कि 3.5 to 5x बायोफ्यूल ग्रोथ होगा बाय 2050। 3.5 to 5 टाइम्स, जैसे अभी 100 है तो 500 गुना उसका जो है 100 है तो उसका 5 गुना तक जो है बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। और रीजन क्या दिया जा रहा है? ड्यू टू नेट जीरो टारगेट्स। नेट जीरो टारगेट को पूरा करना है, इस वजह से जो वर्ल्ड वाइड इसका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। क्रिएट सिग्निफिकेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी मास्टर इन दिस सेक्टर। ठीक है, मास्टर। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3% के आसपास है इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा है लेकिन तीन जो दो बड़ी कंट्रीज है उनका बहुत ज्यादा है, उसके बाद इंडिया का आता है। ठीक है, तो इसके बाद इंडिया का आता है, तीसरे या चौथे नंबर पे आती है। तो देखते हैं फॉर्मेशन एंड फाउंडिंग मेंबर्स कौन है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस मेंबर्स में मेजर बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ही आते हैं। ठीक, वही रहेंगे। तो लॉन्च विद 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स, कौन कौन? इंडिया, यूएस और ब्राजील, ये मेजर कंट्री हैं, यूएस और ब्राजील। अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये 9 कंट्रीज के साथ लॉन्च किया गया। ठीक है, मेंबर कंट्रीब्यूशन क्या है? तो यूएसए जो है 52% कंट्रीब्यूट करता है बायोफ्यूल में, 52%, ब्राजील 30% और इंडिया 3%। ठीक है, ये तीनों मिला के यूएस, ब्राजील, इंडिया 85% हो गया। रेस्ट ऑफ द 15% में पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो 52, 30 और ये जस्ट 3%, फिर भी तीसरे नंबर पे है। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्शन एंड 81% इन कंजम्पशन ऑफ एथेनॉल। तो जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना कंजम्पशन भी है, क्योंकि भाई एनर्जी डिमांड तो हर जगह है। ठीक है, 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइनिंग, दे हैव शोन देयर इंटरेस्ट की विल ज्वाइन द इनिशिएटिव। 19 कंट्री और 12 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, G20 इनवाइटेड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो G20 मेंबर जो सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, मॉरिशस है और यूएई है। नॉन G20 जो कंट्रीज हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं जीबीओ को, आइलैंड है, केनिया है, गयाना है, प्रगवे है, सेचिल्स है, श्रीलंका है, युगांडा और फिनलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये कंट्रीज का नाम नहीं भी ध्यान रहता है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड अदर्स। और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप? तो ग्लोबल बायोफ्यूल एंड अलायंस पॉइज्ड टू प्ले अ pivotal role in global biofuel development, collaboration among diverse nations and organizations for a sustainable energy future is the key takeaway। ठीक है, is the key take। तो ये आपका हो गया। अभी अगला जो है आउटकम है वो क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। IMEC ये इनिशिएटिव क्या करेगा? तो इंडिया से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, मतलब रोड ही ज्यादातर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट करने की बात कर रही है। इंडिया टू मिडल ईस्ट टू यूरोप। ठीक है, इंडिया टू मिडल ईस्ट टू यूरोप। और ये किसको जो है वो करेगा? BRI को, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बॉर्डर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना जो है उसको काउंटर करेगा। विल काउंटर बेल्ट एंड, इट वाज सेड दैट इट वाज सपोज्ड टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ठीक है, चलिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया बाय इंडिया। कौन कौन है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंट्रीज प्लस EU ने ये यमू साइन किया है
किसके लिए? IMEC के लिए, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, तो ये पहला जो है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो PGII जो है इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग G7 समिट इन यूके 2021 में, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, उसी के तहत ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर नया जो ये आपका इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव आया है, तो इसके तहत ही आया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? फिनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज वाया पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। IMEC ओवरव्यू देखते हैं। IMEC इज अ पार्ट ऑफ PGII, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम्पासेस इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग रेलवेज एंड सी लेन, ठीक है। तो यही काम है BRI का जो काम है वही सेम काम इसका भी है, ठीक है। उसको काउंटर करने के लिए ही बेसिकली लाया भी गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को बिल्ड करना, एम टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, सिग्निफिकेंस इन कनेक्टिंग इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है इसका। IMC वर्सेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। क्या है? तो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। IMEC पोजिशन एज ए अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI का अल्टरनेटिव, या इसको कैटर वो काउंटर करने के लिए एम्स टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, ठीक है, डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क फ्रॉम यूरोप टू इंडिया कवरिंग मिडल ईस्ट, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है और बेनिफिट्स क्या है? एड्रेसिंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक है। एनहांस कनेक्टिविटी एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कनेक्टेड रीजन फ्रॉम यूरोप टू एशिया। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो? IMEC इमर्जेस एज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू ब्लॉस्टर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कोलैबोरेशन अमंग नेशंस फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो इसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसमें बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने काफी प्रेज किया है इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे जनधन जो है आपका, जैम ट्रिनिटी, और जो आपका UPI है, इसको कि ये एक माइलस्टोन जो है क्रिएट किया है। इट इज अ माइलस्टोन क्रिएटेड बाय इंडिया, ठीक है, एंड वर्ल्ड शुड फॉलो इट, ठीक है, वर्ल्ड शुड फॉलो इट। तो G20 डॉक्यूमेंट बाय वर्ल्ड बैंक अपलॉड्स इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहा इसको ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ DPI जो है, जो ये ट्रांसफर डिकेड ऑफ प्रोग्रेस में काउंट किया जाना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को इसको फॉलो करना चाहिए। और ये भी बात की जा रही है कि सारे G20 मेंबर्स ये इंडिया को एज एन मॉडल मान के इस चीज को अपनाएं, ठीक है, क्योंकि जो 21st सेंचुरी का और खासकर इस डिकेड की नीड है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल जो आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडियाज DPI अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ओवर द पास्ट डिकेड, ठीक है। क्या क्या है इनिशिएटिव शेपिंग DPI लैंडस्केप? कौन कौन सा है? तो रैपिड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, अचीव्ड 47 years वर्थ ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्रेस इन जस्ट 6 years, इंडिया का जो है। जैम ट्रिनिटी इंक्रीज इंक्लूजन रेट फ्रॉम 25%, दैट 25% जो जैम ट्रिनिटी था, इससे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का रेट था 25% 2008 में, ठीक है, 2008 में। अभी कितना हो गया? 80% हो गया है इन 6 years। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नेशनल पॉलिसीज, आधार वेरिफिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीजें आ जाएंगी ना, आधार वगैरह सारी है, तो जैम ट्रिनिटी हो गया, UPI हो गया, सारी चीजें, ठीक है। सक्सेस ऑफ PM जनधन योजना, तो उसका जो किस तरह से ये आपका DPI सक्सेसफुल रहा है, उसमें क्या क्या चीजें रोल प्ले की हैं उसकी बात करते हैं। तो PM जनधन योजना अकाउंट्स ट्रिपल फ्रॉम 147.2 मिलियन मार्च 2015 में टू 462 मिलियन, सोच रहे हैं 3 गुना हो गए, 3 टाइम्स, 3x हो गया इन जून 2022। 56% ऑन बाई वुमेन ओनली, ठीक है, 56% ऑफ द बैंक अकाउंट ऑन बाई वुमेन एक्सेडिंग 260 मिलियन, ठीक है। PM जन धन योजना ड्रोव सेविंग्स अमंग लो इनकम वुमेन अट्रैक्टिंग ओवर 12 मिलियन कस्टमर्स बाई अप्रैल 2023, ठीक है। गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स क्या क्या है? G2P आर्किटेक्चर फैसिलिटेट USD 361 बिलियन ट्रांसफर्स इन वाया
312 स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो सब्सिडीज जो ट्रांसफर की जाती हैं उसकी बात हो रही है, सब्सिडी ट्रांसफर, ठीक है, थ्रू सब्सिडी थ्रू डीबीटी इनटू डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। अचीव्ड $33 बिलियन सेविंग। इससे क्या हुआ, जो सब्सिडीज मैनुअली दी जाती थी, जाके दी जाती थी, उसमें क्या है, वो आपका लॉस होता था, उस 33 बिलियन लॉस को बचाया है इंडिया ने, जो कि 1.14% ऑफ द जीडीपी, जो लॉजिस्टिक लॉसेस हैं वो बचा है। लॉजिस्टिक्स में इतना लॉसेस होता था वो बचा है, और मिडलमैन और करप्शन वो सारी चीजें रिड्यूस हुई। यूपीआई डोमिनेंस की बात करें, मई 2023 की बात करें, 9.41 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन वाज परफॉर्म्ड, वैल्यूड एट 14.89 ट्रिलियन, ठीक है, 14.89 ट्रिलियन इन रुपीज है, यूएसडी में नहीं है, ठीक है। तो कितना, 9.41 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म्ड इन मई 2023 that was of value of 14.89 trillion Indian rupees. UPI transactions in February 2022 to 2023 neared 50% of India's nominal GDP. Nominal GDP का 50% हुआ। तो सोच रहे हो डिजिटल जो पेमेंट्स हैं वो किस तरह से इंडिया में हो रही हैं कि नॉमिनल जीडीपी का 50% वैल्यू कर जा रही है। प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी कैसे, तो ऑपरेशनल स्ट्रीमिंग डीपीआई स्ट्रीमलाइन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, ठीक है, लाइक सिंगल विंडो जो होता है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, उसका एग्जांपल दे सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है। और क्या है, एनबीएफसीज अचीव्ड हायर एसएमई लेंडिंग कन्वर्जन रेट एंड सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन बाय यूजिंग दीज मेथड्स, ठीक है। केवाईसी एंड ऑनबोर्डिंग, ठीक है, केवाईसी अब तो डिजिटली हो जा रहा है, ऑनबोर्डिंग डिजिटली हो जा रहा है, रिड्यूस कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग कॉस्ट फॉर बैंक्स फ्रॉम $23 टू जस्ट $0.1, जहां $23 लग जाते थे वो अब कितना कॉस्ट आ रहा है, जस्ट 0.1। लोअर्ड केवाईसी कंप्लायंस कॉस्ट फ्रॉम $0.12 टू 0.650 हो गया, 50% हो गया, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड फ्रेमवर्क ग्लोबल कनेक्टिविटी, यूपीआई पे नाउ लिंकेजेस फॉर फास्टर एंड चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद सिंगापुर, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क 1.3 बिलियन अकाउंट्स, 13.4 बिलियन कंसेंट्स रेज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है, फ्रॉम आधार टू डीबीटी टू केवाईसी टू सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी इंडिया की डीपीआई के अंदर आती हैं, और इसी को जो है प्रमोट किया जा रहा है विद इन G20, ठीक है। एंड वर्ल्ड बैंक हैज अपलॉडेड दिस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, ठीक है, कि इसको G20 में जो कंट्रीज हैं उनमें पूरा का पूरा ये लेके जाना चाहिए, और इंडिया को एज एन रोल मॉडल, इंडिया को एज एन लीडर जो है, या बोल दीजिए तो एज एन टीचर लोगों को गाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे आज हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो पीएम ने अभी एक जो है वर्चुअल मीटिंग की थी 2023 में ही, ठीक है। तो ये साउथ टू साउथ कॉपरेशन है, क्योंकि आपका अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है, ठीक है। तो साउथ टू साउथ कॉपरेशन इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो जो आपका ग्लोबल साउथ वाला टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में डील करेंगे। अभी देखें तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को कमेंट में आंसर दीजिए कि किस तरह से ये अप्रोच क्या होगा, बस इतना ही बताइए। हाउ कैन इंडिया पोजिशन इटसेल्फ एज अ लीडर इन एडवांसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ एंड फॉस्टरिंग साउथ टू साउथ कॉपरेशन। तो आंसर इट, जस्ट फ्रेमवर्क बताइए कि व्हाट शुड बी द फ्रेमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, कैसे आंसर करना होगा वो बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, 2 से 3 घंटे की होगी, क्योंकि आपका एग्जाम भी नजदीक है। तो करंट अफेयर हम सोच रहे हैं 1 से 2 वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर हो जाएं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।